स्टूडेंट्स आज हम समझेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। यानी चले हम एक ऐसा करते हैं कि एक जो है वो रेगुलर शेप बॉडी लेते हैं, जैसे एक रॉड है, और इसमें हम ये रखते हैं कि इसमें जितने भी पार्टिकल्स ये मिलके बनी है उसमें हर पार्टिकल का मास एक जैसा है, ठीक है। और अब ऐसा है कि जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा इस रॉड का, यानी फर्ज करें अगर ये 5 सेंटीमीटर्स की या 5 मीटर्स की टोटल लेंथ है, तो 2.5 जहाँ पर ये पॉइंट आता है, यहाँ पे अगर मैं इसको उठा लेता हूँ इस रॉड को, तो ये बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाती है। यानी ये क्यों बैलेंस हो जाती है, अब इसका रीजन जो है वो अब हम देखते हैं। यानी इस पॉइंट को जहां पे ये बैलेंस है, इसे हम कहते हैं ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास है। यानी यहाँ पर इसका होल जो वेट है इस बॉडी का वो एक्ट कर रहा है। यानी ये तो बात हम जानते हैं कि ग्रेविटी जो है जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन ये वो ऐसा हमें पॉइंट मिला है कि यहाँ पर हम इस बॉडी को उठाए हुए हैं और बॉडी जो है वो बिल्कुल बैलेंस है। यानी इसका कोई सिरा जो है, कोई हिस्सा वो नीचे की तरफ मूव नहीं कर रहा। अब इसके रीजंस को अगर हम देखें तो हमें यहाँ से ये बात पता चलती है कि जो जितने पार्टिकल्स इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेफ्ट साइड पर हैं, ठीक है, उतने ही पार्टिकल्स जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट से राइट राइट साइड पर हैं, ठीक है। यहाँ तक है। चले मैं थोड़ी सी रॉड मैंने छोटी यहाँ पे बनाई थी, अगर आप देखें तो अब इसका मतलब कि यहाँ पर जो जो हर पार्टिकल्स हैं, चूंकि ये एक ही हाइट पर हमने इनको रखा हुआ है जमीन से, कि यानी यहाँ पे जो ग्रेविटी की स्ट्रेंथ है जमीन की, वो फोर्स जो कि हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, उसकी ताकत एक जैसी है, ठीक है, हर पार्टिकल पे। तो इसका मतलब कि पार्टिकल के जब हमने मैस एक जैसे रख दिए हैं, तो वो हर पार्टिकल जो जो उसका वेट होगा हर पार्टिकल का वो एक जैसा हो जाएगा। यानी हर पार्टिकल इस तरह से डाउनवर्ड डाउनवर्ड जो है इस तरह से फोर्स के तौर पर इस रॉड को नीचे की तरफ जो धकेलेगा, जबकि हमने अपने हाथ से इसको ऊपर की तरफ पूरी रॉड को बैलेंस किया हुआ है। इसी तरह यहाँ भी यही हिसाब है कि यहाँ से भी हर पार्टिकल का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। यहाँ पे मैं उनके जो पार्टिकल्स के वेट्स हैं उनको ये एक एरो से शो कर रहा हूँ, जिनकी मैग्नीट्यूड में एक जैसी रख रहा हूँ और डायरेक्शन डाउनवर्ड शो कर रहा हूँ। यानी इससे आप यही मतलब लेंगे कि ये मैग्नीट्यूड सेम है। अब ऐसा है कि तमाम पार्टिकल्स जो है वो एक तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो बैलेंस है। यानी यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है वो होल्ड कर रहा है। यानी हर फोर्स अगर आप देखें तो इस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट से जिस पॉइंट पे वो एक्ट करिए, इतना अगर हम डिस्टेंस लेकर उसका टॉर्क लें, यानी हर छोटी जो ये फोर्स है, ये छोटा वेट W1 इस पार्टिकल का, ये टॉर्क प्रोड्यूस कराएगा, ये भी टॉर्क प्रोड्यूस कराएगा, ये भी टॉर्क प्रोड्यूस कराएगा। इसी तरह ये सारे टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होंगे, और ये वाले जो सारे टॉर्क्स हैं, यानी जिसको मैं चले W4 W5, ये वाली फोर्सेज जो है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है, क्योंकि ये नीचे की तरफ लगा रहे हैं। तो ये बिल्कुल बराबर रहेंगे। ये इसलिए बराबर रहेंगे कि यहाँ पे मैंने कहा था कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इसीलिए हमने इस पे प्रिंसिपल ऑफ जो मैं शुरू में बात की थी कि प्रिंसिपल ऑफ जो है हमारे पास मूवमेंट जो है वो होल्ड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और उसका रीजन भी हमें यहाँ पर अब मिल रहा है कि वाकई जो सारे टॉर्क्स हैं वो पार्टिकल्स जो कि टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बैलेंस हो गए हैं। तो फिर इससे ये हुआ कि जो ये वो वाहिद एक पॉइंट बच गया जो कि यानी इससे पीछे राइट साइड पे जितने टॉर्क्स थे वो सारे कैंसिल हो गए हैं। इस साइड पर जो लेफ्ट साइड पे जितने टॉर्क्स प्रोड्यूस उनसे सिर्फ ये वो पॉइंट बच गया कि जहां पर के वेट जो होल बॉडी का वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से फिर हम ये कहते हैं कि बॉडी का जो टोटल वेट है, किसी भी रेगुलर शेप बॉडी का टोटल वेट जो होता है वो बिल्कुल उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे एक्ट करता है, और अगर हम उस पॉइंट पर उसको उठा लें तो वो बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। अदरवाइज हमें उसे बैलेंस करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जारी बात है अगर इस साइड पर फर्ज करें टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है, फर्ज करें वो 20 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और इस साइड पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो 15 न्यूटन मीटर होता है। तो फिर जिस साइड पे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा और उसी की डायरेक्शन में फिर वो बॉडी रोटेट कर जाएगी, यानी मूव कर जाएगी। तो फिर इसीलिए हम जो है वो यहाँ पर इस चीज का भी ख्याल रखते हैं, और जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढ रहे होते हैं किसी रेगुलर ऑब्जेक्टिव, तो हम इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ढूंढते हैं। अच्छा, अब अगर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पता चल गया, तो अब हमारे सामने कुछ केस ऐसे आते हैं जैसे कि एक रिंग है और हमसे कहा जाता है कि बताओ इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कहाँ पर लाई करेगा। यानी एक रेगुलर शेप है, और दूसरी बात कि इसमें चले हम ये भी अस्यूम कर लेते हैं कि इसमें जितने पार्टिकल्स है मिलके बनी, उनके सारों पार्टिकल्स का जो मैस है वो एक जैसा है। तो अब हम इसका जो है टॉर्क यानी सॉरी इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कैसे मालूम कर सकते हैं। यानी इसमें हम ये पॉलिसी नहीं लगा सकते कि हम इसको अपनी फिंगर पे उठाएं और इससे बैलेंस कर दें और हम कह दें कि ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका तो मैं इस रिंग को थोड़ा सा रोटेट कर दूं, इस पॉइंट को यानी इस ए पॉइंट को इस जगह पे ले आऊं तो ये यहाँ पे भी बैलेंस हो जाएगी, इस पॉइंट को बी को उठाकर इधर ले आऊं तो ये इधर भी बैलेंस हो जाएगी, नहीं हर पॉइंट पे बैलेंस हो जाएगी ये। तो अब यहाँ से फिर हमें पता चलता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है
इसकी फिर टेक्निक यानी इसको फाइंड करने की जो टेक्निक है, फिर एक और भी अप्रोच यूज की जाती है, वो ये होती है कि हम जो ये हॉल यानी इस रिंग के अंदर ये एम्प्टी स्पेस है, हम इसके ऊपर एक थिन लेमिना यानी एक बारीक शीट जो होती है उसको इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है। और अब ऐसा है कि उस वो जो बारीक शीट है उसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि उसमें भी मास डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी हो, ताकि हमें वो सही तरह से जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस पूरे जो रिंग है उसकी मिल सके। फिर हम क्या करेंगे जी, इसको अब हम इसको अपनी फिंगर पे बैलेंस करेंगे। तो हम जब हमने इसे जब बैलेंस किया तो हमें पता चला कि ये चूंकि रिंग का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर बन रहा था वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना। यानी इधर से हमें एक और बात पता चली जब एक्सपेरिमेंट्स हमने परफॉर्म किए कि हर वो रेगुलर शेप जैसे एक स्क्वायर हो जाए या हम यूं कह सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम हो जाए या एक रेक्टेंगल हो जाए, ठीक है, यानी रेगुलर होनी चाहिए वो शेप, एक रेगुलर शेप होनी चाहिए, या एक सिलेंडर हो जाए, ठीक है। तो उनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। यानी अब वो हॉलो हो एक सिलेंडर यानी मैं कह सकता हूँ कि वो फील्ड हो या एक सॉलिड शेप में हो, दोनों ही केसेस में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके इनसाइड यानी जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहां पे लाई करता है। अब यहाँ पर चूंकि मैंने रेगुलर शेप्स दी हैं, अब बात ये आती है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की शेप हो कि जो कि क्लोज शेप ना हो, जैसे कोई इस तरह की शेप है, ठीक है, या इस तरह की शेप है, तो उसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जो हमने अगर फाइंड करना तो वो भी हम इसी टेक्निक से जो है वो फाइंड करते हैं। फिर इसमें एक और भी हमारे पास टेक्निक है, चले वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। वो है हमारे पास प्लम लाइन। प्लम प्लम लाइन क्या होती है जी, वो हमारे पास एक, चले यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि वो हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिसमें कि हम जो है उसका यानी उसमें हम एक धागा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और धागे के एक सिरे को हम अपने हाथ में या फिक्स पॉट पे बांध देते हैं, जबकि धागे के दूसरे सिरे के साथ हम एक त्रिकोण नुमा जो है एक मेटल ऑब्जेक्ट जो है वो बांधते हैं, जिसका मैस जो है वो इस धागे के मैस से कई गुना ज्यादा होता है, और ये बिल्कुल इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पूरे जो ये हमारे पास डिवाइस है इसका लोअर डाउन रहता है, यानी स्टेबल जो है हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में रहता है, जो कि हम आगे थॉरली इसको पढ़ेंगे। यानी बिल्कुल ये स्ट्रेट रहता है, यानी इसमें ये थोड़ा सा कर्व नजर आ रहा है, ये बेसिकली ये ड्रॉ करने में गलती हुई है मुझसे, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, जिससे कि हमें बिल्कुल पता चलता है कि वो एक लाइन जो है या जो जिसे हम लाइन कहते हैं स्ट्रेट होती है, वो हमें एक मिल जाती है, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, जो कि फिर मीन की जो सेंटर की तरफ जिसकी डायरेक्शन होती है। यानी अगर हमारे पास अब अगर एक कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे मैं ये बात करता हूँ, ये एक शीट है या एक चार्ट है, फर्ज करें इस चार्ट ये एक रेगुलर शेप है, ठीक है, और इसका मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है, तो मैं अब क्या करूंगा, मैं इसे एक कील के साथ जो है वो कमरे में एक कील के साथ टांग दूंगा, ठीक है। अब देखें हर पार्टिकल के ऊपर इक्वली जो है वो जो है हम कह सकते हैं ग्रेविटी असर कर रही है। अब जब ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, इसका मतलब कि इस तरफ और इस तरफ जितने भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे थे लेफ्ट और राइट, वो यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क वो बराबर हो चुके हैं, ठीक है। यानी अब अगर ये जब बैलेंस हो जाएगा और अब मैं अगर प्लम लाइन को इधर टांग दूं, ठीक है, इसी पैक पे, और उसको अलाउ करूं कि वो नीचे आए, तो वो जब स्ट्रेट नीचे आएगी तो वो इस तरह से हमें नजर आएगी। और फिर अगर मार्कर से या एक पेंसिल से इसको यहाँ पे मार्क कर दें, यानी इसके निशान को मार्क कर दें, और फिर हम इसे जो है यानी इस मार्क को लगे रहने दें इस तरह से, फर्ज करें ये पहले मार्क आया था, और फिर हम इसे रोटेट कराएं, यानी इसकी जो न्यू पोजीशन है उसको इस वाली साइड को, इस येलो वाली साइड को मैं ऊपर ले आऊं यहाँ पर, और ये वाली साइड इधर आ जाए, तो इसकी न्यू पोजीशन आ जाएगी, जो कि मैं इस तरह से चले ये कहता हूँ कि ये इसकी पुरानी वाली पोजीशन थी, ठीक है। अब ये येलो वाली साइड इधर आ गई है, ठीक है, जो मैं आपसे भी कह रहा था, और अब मैं इसको यहाँ पे फिर एक कील की मदद से टांगता हूँ, ये बिल्कुल बैलेंस हो जाती है, और अब मैं फिर इस पे वो प्लम लाइन से ऐसे लाउ करता हूँ कि वो जो है वो इसमें से पास करे, और वो प्लम लाइन जब बिल्कुल यानी रेस्ट में आ जाएगी तो मैं देखूंगा कि वो इस तरह इस पोजीशन पर, फिर मैं मार्कर से वो जो है इसका मार्क ले लूंगा, फिर मैं देखूंगा जहाँ पे ये दोनों यानी पहले ड्रॉ हुई भी प्लम लाइन का निशान और नया जो प्लम लाइन का निशान है, जहाँ पे ये दोनों जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो पॉइंट होगा यही इसका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। अब ये रेगुलर शेप बॉडी हो या इरेगुलर शेप बॉडी हो, ये प्लम लाइन वाली जो टेक्निक है दोनों पे ही जो है वो एप्लीकेबल है।